जाता है ये होता है V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट मास, यानी कि W अपॉन M। और जब हम ये कहेंगे इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसको बोलेंगे V W अपॉन M। तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। मास की यूनिट होती है किलोग्राम। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? ऐसा यूनिट ऑफ V यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम। फिर उसके बाद अगला टॉपिक देखिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू द अर्थ। किसी भी पॉइंट पर अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा वो देखो, ठीक है। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ मास एम फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज W इज इक्वल टू minus GMM upon r. The work done in bringing a body of mass m from infinity to a point at distance r from the center of the earth. तो हमने ये देखा था gravitational potential at a point gravitational potential at a point due to earth at a point due to earth। तो ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, यहाँ पर कोई पॉइंट इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पर कोई मास रखा हुआ है m, और इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी मतलब कहाँ से है? डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा अर्थ के सेंटर से नापा जाता है। तो यहाँ से अर्थ के सेंटर को O बोल दिया, तो यहाँ से इन्फिनिटी तक एक तो ये डिस्टेंस हो गया, और इसी लाइन पर यहाँ पर अर्थ के सेंटर से एक डिस्टेंस है r, मतलब यहाँ से डिस्टेंस है r। तो कोई मास इन्फिनिटी पर रखा हुआ है और उसको इस वाली पोजीशन पर, यानी कि जिसका पोजीशन क्या है वो, जिसका अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस है, उस पोजीशन पर, तो यहाँ से और इस पोजीशन पर लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है, दैट वर्क डन इज गिवन एज माइनस GMM अपॉन r, माइनस GMM अपॉन r, ठीक है। हमने इसी को, इसका डेरिवेशन हमने किया है, ठीक है, जो हमने इंटीग्रेशन करा था लास्ट क्लास में, इसका डेरिवेशन हमने करा है कि इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से r पोजीशन पर, इन्फिनिटी से r पोजीशन पर किसी मास को अगर मैं लेकर आ रहा हूँ तो उसमें जो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है दैट इज माइनस GMM अपॉन स्मॉल r, ये होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, hence gravitational potential due to the earth at distance small r from its center is। तो इस पॉइंट पर यानी कि r वाले पोजीशन पर, मैं पोजीशन की अगर बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं सेंटर से ही ले रहा हूँ, जो भी पोजीशन ले रहा हूँ, इसका सेंटर अर्थ का सेंटर। तो यहाँ से r वाले पोजीशन पर, इस पोजीशन पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा? V इज इक्वल टू W अपॉन M। तो W है, W को M से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at point R from Earth's center। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है एट पॉइंट R फ्रॉम अर्थ सेंटर, V इज इक्वल टू W अपॉन M, इसको ऐसे लिख लो W इंटू 1 अपॉन M, ताकि A अपॉन B अपॉन C का पंगा ही ना पड़े, ठीक है। तो W क्या हो गया? माइनस GMM अपॉन R मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन M, M से M कैंसिल आउट हो गया, तो V कितना हो गया? माइनस GM अपॉन R, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया माइनस GM अपॉन R। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करूँ एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ हम अर्थ का रेडियस कितना देते हैं? कैपिटल R।
तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ ये जो स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। स्मॉल आर जो है ना ये वेरिएबल है कि कितने कितने डिस्टेंस पर आप मेज़र कर रहे हैं। आप कहेंगे कि इस डिस्टेंस पर मेज़र कर रहे हैं तो स्मॉल आर की लेंथ इतनी हो गई। आप कहेंगे यहाँ मेज़र कर रहे हैं पोटेंशियल को आप, तो इतनी हो गई स्मॉल आर की वैल्यू। आप कहेंगे कि अर्थ के सरफेस पर मेज़र कर रहे हैं तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो गई, कैपिटल आर के बराबर। तो स्मॉल आर जो है वो वेरी कर रहा है, वो वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि एट द सरफेस ऑफ अर्थ स्मॉल आर इज इक्वल टू एट द सरफेस ऑफ अर्थ स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, देयरफॉर V surface is equal to minus GM अपॉन कैपिटल आर, ठीक है ना। पोटेंशियल एट अर्थ सरफेस वो कितना हो जाएगा, माइनस GM अपॉन कैपिटल आर, ये हो गया, ठीक। अच्छा जी, इसके बाद हम ये कहेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, ये होता है माइनस GM अपॉन स्मॉल आर, माइनस GM अपॉन स्मॉल आर। अब इसमें क्या करेंगे, U इज इक्वल टू, देखिए आप कहोगे तो सेम ही बात है, हाँ सेम ही बात है। जब हम वर्क डन निकालते थे ना पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन में, हम लास्टली यही करते हैं कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉडी ऑफ मास m, ठीक है। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करनी होती है तो हम वर्क डन ही निकालते हैं, ठीक। तो वर्क डन हो गया या पोटेंशियल एनर्जी हो गया, एक ही बात है। इसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस GM अपॉन स्मॉल आर इंटू स्मॉल m इंटू स्मॉल m, ये हो गया। पेज नंबर 29 पर आइए। जब हम देख चुके हैं कि ये माइनस GM अपॉन आर, ये V सरफेस होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, तो हम इसको ये कह देंगे U इज इक्वल टू V इंटू M। U इज इक्वल टू V इंटू M। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंटू मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये दोनों में रिलेशन होता है, समझ गए, ठीक है। U इज इक्वल टू V इंटू M, ठीक। एक तो ये छोटा सा डेरिवेशन है। इसके बाद जो अगला डेरिवेशन करवा रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, एस्केप वेलोसिटी। दो डेरिवेशंस ऐसे हैं, उन दोनों में से कुछ ना कुछ टीचर्स देते जरूर हैं, या तो एस्केप वेलोसिटी देंगे या ऑर्बिटल वेलोसिटी देंगे। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है, ये सबको आपको पता ही होगा क्योंकि ये अक्षय कुमार ने समझाया था मिशन मंगल में, तुम तो देखी होगी, है ना। तो एस्केप वेलोसिटी क्या है, फिल्म स्टार्स की समझाई हुई बातें याद रहती है ना, इसलिए नहीं रहती। एस्केप वेलोसिटी का क्या मतलब है कि किसी भी चीज़ को अगर हमने उठाया और उठाकर इतनी वेलोसिटी से फेंक दिया कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर पहुंच गया, तो उसको हम एस्केप वेलोसिटी बोल देंगे। एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है, हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए 1 करोड़ किलोमीटर पर आवर, है ना, मान लो, है ना, एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ कि अगर इतनी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है, हालांकि फिक्स वैल्यू होती है, अभी डिराइव करेंगे। तो अगर हमने कहा 1 करोड़ किलोमीटर पर आवर जो है उतनी वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक देंगे तो क्या वो वापस आएगा, तो हम ये कहेंगे कि फेंक कर देखते हैं, फेंक कर देखा वापस नहीं आया, ठीक है। फिर हमने कहा कि थोड़ी कम करके देखते हैं, तो 1 करोड़ से कम कर दिया, है ना, 90 लाख कर दिया, 90 लाख किलोमीटर पर आवर, अब भी वापस नहीं आया। और कम करके देखा, अब भी वापस नहीं आया। तो ये होता है ऑब्जर्वेटरी अप्रोच, कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बार बार एक एक चीज़, तो बार बार मतलब इतनी आप एनर्जी कहाँ से लेकर आएंगे, भाई फ्यूल वेस्ट होता है ना उस चीज़ में, तो एनर्जी कहाँ से लेकर आएंगे। तो एक कैलकुलेशन करी गई, कैलकुलेशन ये करी गई कि एक ऐसी मिनिमम वेलोसिटी निकाली जाए कि इतनी वेलोसिटी से अगर आपने भेज दिया तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा, मामूली सा बाहर, और मामूली सा बाहर निकलते फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो वहीं पर फ्लोट करेगा, ठीक है। तो सैटेलाइट को कहीं पोल पर फिक्स नहीं करा जाता कि आसमान में जा रहे हैं स्पेस क्राफ्ट में और 2 बंदे बैठे हुए हैं, चल भाई तू तो सीढ़ी लगा, है ना, और मैं उसको प्लास और पेचकस से टाइट करूँगा, पोल पर मेरे को फिक्स करना है। तो वो चीज़ नहीं होती वहाँ पर। ये है कि आपको सिर्फ उसको एस्केप वेलोसिटी से बाहर भेज देना है, भेजने के बाद वो अपने आप वहाँ पर फ्लोट करेगा, वहीं फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा कि एस्केप वेलोसिटी निकाली कैसे जाती है। एस्केप वेलोसिटी इज़ द मिनिमम वेलोसिटी। अच्छा, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, अगर मान लीजिए 50 लाख किलोमीटर पर आवर एक ऐसी मिनिमम वेलोसिटी हो गई कि जिस वेलोसिटी से हमने फेंका
तो वो ऑब्जेक्ट जिसको फेंका है वो वापस नहीं आया है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50 लाख से ऊपर कितनी भी वेलोसिटी से आप फेंक दीजिए वो वापस नहीं आने वाला, ठीक है। तो हम मिनिमम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो 50 लाख क्या हो गई, मिनिमम हो गई ना, हम वही निकालना चाहते हैं। एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड मतलब फेंकना, with which a body must be projected vertically upwards in order that it may just escape the gravitational field of the earth, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से जस्ट बाहर निकल जाए, एस्केप कर जाए। Suppose a body of mass m lies at point P, suppose a body of mass m lies at point P at distance small x from its center. The gravitational force of attraction on the body at P is given as this। देखिएगा फिर से वही डायग्राम बनाएंगे जो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करते हुए बनाया था। ये तो अर्थ हो गई, ये अर्थ का सेंटर हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया ए, हो गया कैपिटल आर, इस पॉइंट को बोल दीजिए P, इस पॉइंट को बोल दीजिए Q, और इधर कहीं हो जाएगा इन्फिनिटी। X dx, तो वो बोल रहे हैं सपोज अ बॉडी ऑफ मास m लाइज एट पॉइंट P, एक बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है, वो यहाँ पर पॉइंट P पर है, इस टाइम पॉइंट P पर है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम इट्स सेंटर। तो अर्थ के सेंटर से जो उसका डिस्टेंस है ना बॉडी का, वो कितना है, स्मॉल x है उसका डिस्टेंस। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द बॉडी एट P इज, तो P पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो Gmm अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो गया, क्योंकि m1 क्या है, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी क्या है अर्थ, m क्या है, मास ऑफ सेकंड बॉडी जो कि यहाँ पर पॉइंट P पर रखी हुई है, उसका मास कितना है, स्मॉल m, और इसका मास अर्थ का मास है कैपिटल M। तो m1 m2 अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है x, तो Gm1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद हम कहेंगे द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी थ्रू स्मॉल डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू dx अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाई। यहाँ पर अगर कोई बॉडी है तो उस पर तो कुछ वर्क डन करने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ दो तो वो तो वैसे ही गिरना शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो अपने आप ही गिरेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको खींचेगी। लेकिन वर्क कब करना पड़ेगा, जब मैं उसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लेकर जाऊँगा, कितना डिस्टेंस ऊपर ले जा रहा हूँ, dx, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, फोर्स तो मेरे पास है ही, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, और कितना डिस्प्लेस करा रहे हैं dx, तो f इंटू dx उसका वर्क डन हो जाएगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा, dw इज इक्वल टू f dx, dw इज इक्वल टू f dx, dw इज इक्वल टू Gmm अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अरे ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वीडियो ऑडियो सब ठीक है। अक्षय, विभोर, शुभ, दिव्यांका, चलिए, द टोटल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ x इज इक्वल टू r टू अ रीजन बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ x इज इक्वल टू इंफिनिटी विल बी। तो यहाँ पर इस अर्थ के सरफेस पर रॉकेट रखा हुआ है, तो यहाँ से उसको एस्केप करवाना है, बाहर पहुँचाना है, तो कितनी डिस्टेंस पर पहुँचाना चाह रहे हैं आप, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, ठीक है। तो इसमें हम ये बोलेंगे कि ये जो x है ना, ये x इस केस में वेरिएबल है, तो x कैपिटल R है, कैपिटल R के इक्वल है अर्थ की सरफेस पर,
और फिर ये कितना बढ़ना चाहिए, कहाँ तक जानी चाहिए वो बॉडी उड़कर, कहाँ तक जानी चाहिए, हम कहेंगे इनफाइनाइट तक पहुँच जाए, इन्फिनिटी तक पहुँच जाए, बहुत बड़ा डिस्टेंस को वहाँ तक पहुँच जाए। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू, जैसे x निकालते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या कहलाता है x, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ dw क्या कहलाएगा w। तो w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw क्या है, gmm अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और कहाँ से कहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं हम इसको, x इज इक्वल टू r से x इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक पहुँचाना चाह रहे हैं। तो gmm कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m तीनों कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू r टू x इज इक्वल टू इन्फिनिटी x की पावर -2 x की पावर -2 dx x की पावर -2 dx ये हो गया x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। x की लोअर लिमिट कैपिटल R है, अपर लिमिट है इन्फिनिटी। x की पावर -1 अपॉन -1 कैपिटल R से इन्फिनिटी। अब इस -1 को निकालिए बाहर, ये हो जाएगा -gmm। x की पावर -1 का मतलब हो गया 1 अपॉन x, R से इन्फिनिटी, -gmm x की जगह पहले डालेंगे इन्फिनिटी, माइनस क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले x की जगह इन्फिनिटी डाला, माइनस फिर x की जगह r डाल दिया। 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब क्या है, जब जीरो का रेसिप्रोकल करते हैं तो इन्फिनिटी आता है, तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या आएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा। -gmm इंटू 0 - 1 अपॉन r, ठीक है, 0 - 1 अपॉन r मतलब -1 अपॉन r हो गया। तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली हमारे पास कैपिटल Gm स्मॉल m अपॉन कैपिटल R, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आया वर्क डन, कि कितना वर्क आपको करना पड़ेगा उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब इसके बाद देखिए, इफ VE इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी देन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, अगर V वेलोसिटी होती है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है ½ mv²। तो अगर VE एस्केप वेलोसिटी है तो वो क्या हो जाएगा ½ mve², ये हो जाएगा, ठीक है। imparted to the body at the surface of the earth will be just sufficient to perform work W वो जो बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है, उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजने के लिए, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, अभी कैलकुलेट करा, gmm अपॉन कैपिटल R, ठीक है। अच्छा, हम ये कहते हैं कि जिस बॉडी में जितनी एनर्जी होती है वो उतना ही तो काम कर पाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि वो जो बॉडी है ना स्मॉल m जिसका मास है, उसको हमको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तभी वो उतना काम कर पाएगा। अगर हमने किसी को 50 जूल की एनर्जी दी है किसी बॉडी को, तो वो 50 जूल ही वर्क कर पाएगी, समझ रहे हैं, एनर्जी ही वर्क डन में कन्वर्ट होती है, इसीलिए दोनों की यूनिट भी सेम होती है, जूल होती है दोनों की यूनिट। तो उसको मूवमेंट करवाना है, उसको पहुंचाना है ऊपर, तो जब मूवमेंट करवाएंगे तो बाई वर्च्यू ऑफ मोशन जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसको कितनी काइनेटिक एनर्जी दें, तो हम ये कहेंगे भाई इतना वर्क डन ये कर ले, इतना काम ये कर ले, तो इतनी ही एनर्जी दे दो इसको। तो वो एनर्जी क्या होती है, ½ mve²। ये एनर्जी इतने वर्क डन के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, VE² इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M 2gm अपॉन कैपिटल R, ये हो गया। VE इज इक्वल टू
इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी जा सकती है। 2 तो 2 है ही, ये 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कैपिटल एन क्या है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, और ये है 3.6 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो ये इतना इनकी सबकी फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं। इन सारी फिक्स्ड वैल्यूज़ को इसमें डालकर स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लिया जाए तो एस्केप वेलोसिटी की एक फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, मास पर डिपेंड ही नहीं करता। आप रॉकेट भेजो या छोटी सी बॉल को भेज दो, किसी भी चीज़ को आप भेज दीजिए, जब वो मास पर डिपेंड ही नहीं करता, मास तो दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गए ना, तो ये ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड ही नहीं करेगा। एस्केप वेलोसिटी सेम रखनी पड़ेगी, चाहे एक छोटी सी बॉल को भेजा जाए, चाहे एक बड़े से रॉकेट को भेजा जाए। ठीक, अब देखिएगा, ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 एस्केप वेलोसिटी की, ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। ऑनलाइन वालों को यहाँ तक क्लियर है? कोई बोल तो दो उधर से, कुछ आवाज़ आ रही है? अरे लोगों की आवाज़ नहीं आ रही भाई इधर। चलो एक बच्चे का तो माइक वर्क नहीं कर रहा, दूसरे का आ गया सर। चलिए ठीक है, बता देना कुछ प्रॉब्लम आए तो। चलिए, उसके बाद हम ये कहते हैं एज स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू कैपिटल GM अपॉन आर स्क्वायर। Capital GM upon R square, it implies that capital GM is equal to GR square। ठीक है, therefore VE is equal to अंडर रूट 2 कैपिटल GM की जगह लिखेगा GR स्क्वायर कैंसल आर, ये कैंसिल का कैंसल आउट हो गया। तो VE is equal to अंडर रूट 2G कैपिटल R, ये एस्केप वेलोसिटी हो गई। VE is equal to अंडर रूट 2G कैपिटल R, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा जी, तो दो तरीके से निकल गई, एक तो एस्केप वेलोसिटी ऐसे निकल गई, ये भी निकाला जा सकता है। कैपिटल आर की वैल्यू तो पता ही है 3.6 इंटू 10⁻6 और स्मॉल जी की वैल्यू 9.8। चलिए, इफ रो इज द मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ, अगर अर्थ की डेंसिटी की टर्म्स में निकालना है, अर्थ की डेंसिटी की मतलब हम ये कहेंगे कि कहीं पेड़ है, कहीं पहाड़ है, कहीं पानी है, तो हमने कहा मीन डेंसिटी निकाल ली जाए पूरी अर्थ की, तो मीन डेंसिटी को रो बोल दिया। तो हमने कहा कि मास कैसे निकाला जाएगा, मास इज इक्वल टू, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो m इज इक्वल टू रो इनटू 4/3, और अर्थ एक स्फीयर है, तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स therefore equation 1 becomes VE is equal to under root 2G अपॉन R, इसको तो ऐसे लिख लो और कैपिटल M की जगह ये पूरी वैल्यू डाल दीजिए, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब।
एक आर से एक आर कट गया, ये आर स्क्वायर हो गया और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 8 पाई रो जी आर स्क्वायर बी ई इज इक्वल टू 4 to the 8 पाई रो जी आर स्क्वायर अपॉन 3। ये एस्केप वेलोसिटी हो गई डेंसिटी की टर्म्स में, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है जी। तो ये एस्केप वेलोसिटी की जो डेरिवेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन भी आपको लर्न होगी। है इससे पहले वाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाली जो है वो छोटी सी डेरिवेशन थी, वो तो समझ में आएगी। उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया था नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट, ये कट गया सिलेबस में से नहीं करना है। पेज नंबर 32 भी कैंसिल है, ये भी नहीं है। फिर उसके बाद 33 पर आ जाइए, ऑर्बिटल वेलोसिटी पर। 33 ऑर्बिटल वेलोसिटी। हेडिंग डालिएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी। भाई इस पर भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, मैंने बताया था ना एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी जो है वो तो क्या है कि भाई कितनी वेलोसिटी से भेजा जाए किसी ऑब्जेक्ट को कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर पहुंच जाए। और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है कि किस वेलोसिटी के साथ वो अपने ऑर्बिट में सैटेलाइट अब घूम रही है। उसको लॉन्च कर दिया, वो लॉन्चिंग वाला सिलेबस में नहीं है, वो नहीं करना। वो ऑर्बिटल वेलोसिटी करेंगे। 1 मिनट रुकिए वो सभी, अभी आ रहा हूँ। चलिए जी जरा ऑर्बिटल वेलोसिटी में देखिए। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ठीक है, वो अर्थ के चारों तरफ घूमती रहे, उस वेलोसिटी को ही, जिस वेलोसिटी के साथ वो घूमती रहेगी उस वेलोसिटी को ही ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल एम है मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ द सैटेलाइट। अब जिस ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं बाहर वो सैटेलाइट है। हम ये थोड़ी चाहेंगे कि बॉल को बाहर फेंक दें और बॉल ही घूमती रहे, बॉल किस काम की है?
सैटेलाइट को भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए वी नॉट क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। जैसे वी ई क्या है, एस्केप वेलोसिटी, ऐसे वी नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी। एच है हाइट ऑफ द सैटेलाइट, कि सैटेलाइट कितनी हाइट पर है। तो वो जब भी हम हाइट की बात करेंगे तो अर्थ के सरफेस से नहीं, अर्थ के सेंटर से ही बात करी जाएगी, अबव द अर्थ सरफेस। आर प्लस एच इज ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द सैटेलाइट। आर प्लस एच हो गया ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द सैटेलाइट। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सैटेलाइट इज, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सैटेलाइट इज, अब समझ लीजिएगा कि कैपिटल आर तो अर्थ का रेडियस है ही। अब सैटेलाइट मान लीजिए यहाँ पर वो निकल चुकी है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो बाहर निकल चुकी है। इतना डिस्टेंस तो आ रहा है और इतना डिस्टेंस जो है वो एच है। तो ये ऑर्बिटल रेडियस कहलाएगा आर प्लस एच। क्यों? क्योंकि ये इतने डिस्टेंस पर, अर्थ से बाहर इतने डिस्टेंस पर अगर ऐसे 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 चक्कर काट रही है, गोल गोल घूमती है। तो दिस इज कॉल्ड आर प्लस एच। आर प्लस एच इज कॉल्ड ऑर्बिटल रेडियस एंड एच इज कॉल्ड हाइट ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। अच्छा जी, तो बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सैटेलाइट इज F is equal to force of gravity on the satellite is F is equal to GMM upon R plus H का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बात मन में आती होगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो ये बाहर पहुंच चुकी है, तो अब कौन सा फोर्स है? तो हम ये कहेंगे ये वही फोर्स है जो मेरे और तुम्हारे बीच में लग रहा है। हमने कहा ना कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो हम दोनों टकरा क्यों नहीं जाते? तो इस वजह से नहीं टकराते क्योंकि हम दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन इतना कम है कि वो मोशन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये बाहर तो निकल गई अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, बाहर तो निकल गई, लेकिन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा जो इसको मोशन में नहीं ला पा रहा है, इसीलिए ये वापस आकर अर्थ पर गिरती नहीं है, ये वहीं पर अपनी जगह पर फ्लोट करती रहती है, ठीक है। तो इसलिए वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन GMM अपॉन R प्लस एच का होल स्क्वायर है, और ये फोर्स बहुत कम होगा ये फोर्स, ठीक है ना, क्योंकि ये हाइट बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो जितनी ज़्यादा ये हाइट होगी उतना ही कम होता चला जाएगा फोर्स, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर हम ये कहेंगे द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट टू कीप इट इन इट्स ऑर्बिट। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r, ठीक है। और r यहाँ पर क्या है? ऑर्बिटल रेडियस। ऑर्बिटल रेडियस मतलब ये अर्थ का सेंटर है, सैटेलाइट यहाँ पर है, ये ऐसे 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 गोल गोल चक्कर काटता है, ठीक है। तो उसका जो रेडियस होगा वो कहलाएगा R प्लस एच। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी? mv² अपॉन r होती है। तो यहाँ पर हमने v0 बोल दिया। अर्थ ये सैटेलाइट जिस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, ऑर्बिटल वेलोसिटी v0, mv0² अपॉन r प्लस एच। ये दोनों ही फोर्स हैं जो इस सैटेलाइट पर काम करती हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट करेंगे। In equilibrium, the centripetal force is just provided by the gravitational pull of the earth. So, from 1 and 2, mv0² upon r plus h is equal to GMM upon r plus h का होल स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, r plus h से r plus h ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो v0² is equal to GM upon r plus h। v0 क्या हो जाएगा? अंडर रूट GM upon r plus h, ठीक है। जैसा भी समझ में आ रहा है
कैपिटल जी की वैल्यू, कैपिटल एम की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू, इन सब की वैल्यू हमको पता है, लेकिन स्मॉल एच की वैल्यू नहीं पता। हाइट ऑफ द सैटेलाइट पर डिपेंड करेगा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है। हाइट ऑफ द सैटेलाइट अगर पता है तो हम ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो किसी सैटेलाइट की हाइट ज़्यादा होगी, किसी सैटेलाइट की हाइट कम होगी, कोई ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड है, कोई कम ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड है। तो उसी से डिपेंड करेगा कि कौन सी जो सैटेलाइट है वो कितनी स्पीड से रोटेट कर रही है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया हमने इसको, ऑर्बिटल वेलोसिटी की ये इतनी सी डेरिवेशन थी। फिर अब इसमें भी वही चीज़ें आएंगी कि आप इसको एक बार स्मॉल जी की टर्म्स में निकालिए। तो देखिएगा, इफ स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, देन स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो कैपिटल जी एम क्या हो गया यहाँ पर, स्मॉल जी कैपिटल आर स्क्वायर। तो वी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल जी कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच और इसका अंडर रूट। अब चाहें तो इसमें आप कैपिटल आर स्क्वायर को बाहर ले सकते हैं। कैपिटल आर स्क्वायर जब बाहर आएगा तो कैपिटल आर हो जाएगा, अंडर रूट जी अपॉन आर प्लस एच, जी अपॉन आर प्लस एच। When the satellite revolves close to the Earth surface, h is equal to 0। हम ये कहेंगे कि अगर वो अर्थ के सरफेस के बहुत क्लोज रोटेट कर रही है कोई सैटेलाइट, तो हम ये कहेंगे कि ये जो h है ये अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा तो उसको लगभग 0 मान लिया। 0 मान लिया तो v0 इज इक्वल टू जी आर हो जाएगा। समझ गए भाई? अगर ये h बहुत छोटा हो गया तो v0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट जी आर स्क्वायर, एच की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0 अपॉन आर, तो एक आर से एक आर कट गया। जी की वैल्यू और आर की वैल्यू डाल दी यहाँ पर, तो जी की वैल्यू आ गई और आर की वैल्यू आ गई। ये वैल्यूज़ डालकर और आपने वैल्यू निकाली तो वो आ गई 7.92 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड, और 10 की पावर 3 को अगर हटाना चाहते हैं तो किलो आ जाएगा, बस किलोमीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, बस इतना है। ये आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया। फिर आपका रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी पूछता है। टाइम पीरियड स्पेशली मेंशन नहीं है लेकिन कर लेंगे। एक ये वाला हाइट और एंगुलर मोमेंटम ये कर लेंगे। फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को करना नहीं है, पोलर सैटेलाइट। उसके बाद भी आपका केपलर्स लॉ रहता है। दो या तीन क्लास लगेगी, चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, 2 या 3 क्लास लगेगी। आज इतना ही कर दीजिए।